हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रेड यूनियन एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट गवर्न्स द परमिसेबल यूसेज ऑफ द जनरल फंड्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन का जनरल फंड है उसके यूसेज के परमिसेबल यूसेज, जो वैध रूप से उसका उपयोग करने के बारे में कौन सा सेक्शन बोलता है, तो सेक्शन 15 में इसके बारे में दिया गया है कि जो जनरल पर्पस, जो जनरल फंड है उसका क्या क्या यूज किए जा सकते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट लेस डाउन द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच जनरल फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी यूज। तो यहाँ स्पेसिफिक पर्पस दिए गए हैं जो कि जनरल फंड में से उसका यूज होगा। दीज इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, trade dispute cost compensation to members, education benefits and publication of union periodicals. However, political expenses cannot covered under these funds. तो ये पॉलिटिकल के लिए सेक्शन 16 के अंतर्गत इस पे अलग से एक फंड बनाया जा सकता है जिसमें पॉलिटिकल जो मीटिंग्स वगैरह होती है उससे रिलेटेड वहां से वो गवर्न होगा। ठीक है। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द यूनियन Trade Union Act, what is the maximum percentage of general funds that can be spent on contributions for general workmen benefit in financial year? ये पूछा गया कि सेक्शन 15 में जो जनरल फंड है उसके अंतर्गत से मैक्सिमम परसेंटेज क्या है जो कि कंट्रीब्यूशन फॉर जनरल वर्कमेन बेनिफिट के लिए, जो सामान्य श्रमिक है उनके कल्याण के लिए जो कंट्रीब्यूशन करना है, तो कितना प्रतिशत उस पर खर्च किया जा सकता है, कितना कंट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम परसेंटेज उसका है 25%। तो एज पर सेक्शन 15 क्लॉज जे, अ ट्रेड यूनियन कैन कंट्रीब्यूट to causes benefiting workmen in the general, but such expenses cannot exceed 1/4, मतलब 25% of the total general fund income। तो यही बोला है कि वर्कमैन के जो बेनिफिट के लिए जो काम करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा करना है तो वो टोटल फंड का 1/4 मतलब 25% यूज किया जा सकता है मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी पेड फ्रॉम द जनरल फंड्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। तो इसमें से कौन सा मतलब एक्सपेंसेस इसमें से नहीं दिया जा सकता है, तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस मेंबर्स के दिए जा सकते हैं। फंडिंग कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन, तो इलेक्शन से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड इससे गवर्न नहीं होते हैं। लीगल एक्सपेंसेस फॉर प्रोटेक्टिंग यूनियन राइट्स, ये गवर्न होगा जनरल फंड से। अलाउंसेस टू अनएम्प्लॉयड मेंबर, तो ये भी दिया जाएगा। बस ये जो इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं, वित्त पोषित किया जा रहा है, वो इसमें नहीं शामिल होगा। Election related expenses cannot be funded from the general funds under the section 15. However, such expenses can be paid from the separate political fund under section 16. लेकिन उसमें भी वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट मेंबर करे तो वहाँ कंपल्सन नहीं है वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना। अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट आर ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस। मतलब ये पूछा गया है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बियर है, उसके जो पदाधिकारी वगैरह उसमें काम करने वाले जो है, उनको क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी चार्जेस होते हैं उससे प्रोटेक्ट कौन सा सेक्शन करता है, तो सेक्शन 17 में उनको प्रोटेक्शन दी गई है। सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी ऑफ ऑफिस बियरर एंड मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन from prosecution under section 120B clause 2 of the Indian Penal Code unless the agreement is to commit an offence. This protects trade union activities related to lawful objective। तो lawful objective के लिए जो है उसके लिए प्रोटेक्शन देता है। Next, which type of legal proceedings cannot be maintained against a registered trade union for action taken in furtherance of trade dispute। तो जो ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है उसको उस विवाद को आगे बढ़ाने के लिए अगर की गई कार्रवाई के लिए कोई मतलब किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, नहीं की जा सकती, सॉरी, कैन नॉट बी दिया। लीगल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी मेंटेन अगेंस्ट द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता किस सेक्शन के लिए, अगर
ट्रेड यूनियन को आगे फर्दरेंस करने के लिए, ठीक है, तो कोई सिविल सूट नहीं लगाया जा सकता है। सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट, नो सिविल सूट कैन बी मेंटेन अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और इट्स मेंबर फॉर एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट इवन इफ इट इज रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर एम्प्लॉइज और अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन। मतलब ये अगर ट्रेड डिस्प्यूट को आगे फर्दरेंस में अगर कोई एक्ट किया गया मेंबर द्वारा या ट्रेड यूनियन द्वारा, तो इसके अगेंस्ट सिविल सूट नहीं लगाया जा सकता है, भले ही इससे क्या होता है एग्रीमेंट ब्रीच हो रहा हो उनके ऐसे डिस्प्यूट को फर्दरेंस करने के उस एक्ट के में, है ना। तो अगर ब्रीच भी हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, या बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट मिल रहा है, तो भी यहाँ सिविल सूट नहीं लगाया जा सकता। सेक्शन 18 क्लॉज 1 बोलता है, under which section of the Trade Union Act are trade unions protected from liability in tortious act। तो किस सेक्शन में बोला गया है कि जो ट्रेड यूनियन को जो हार्म करने वाले जो ऐसे टॉर्ट वाले जो काम है वो उसकी किस सेक्शन में उसको प्रोटेक्ट किया गया है ट्रेड यूनियन एक्ट में। तो सेक्शन 18 में ही उनको प्रोटेक्ट किया, जो सिविल सूट फाइल नहीं कर रहे ना, तो टॉर्ट से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा किया है। सेक्शन 18 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज नॉट लाइबल इन अ सिविल सूट फॉर टॉर्टियस एक्ट कमिटेड बाय एन एजेंट। अगर एजेंट द्वारा अगर कोई ऐसा टॉर्ट वाला कार्य किया गया है तो उस पर सिविल सूट के लिए वो लाइबल नहीं होगा ट्रेड यूनियन, if it is proven that the act was done without the knowledge or contrary to the instruction of the executive of the trade union। तो अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि उनको नहीं पता था, इसके जो एग्जीक्यूटिव हुए ट्रेड यूनियन के, उनको नहीं पता, उनके इंस्ट्रक्शन उन्होंने ऐसे कुछ नहीं दिए गए थे, तो वहाँ प्रूफ हो जाता है, तो फिर वहाँ पे वो लाइबल नहीं होंगे सिविल सूट के लिए एजेंट के वर्क के लिए। What does section 19 of the Trade Union Act states about trade agreement? सेक्शन 19 ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में क्या बोलती है? तो दे आर वैलिड डिस्पाइट बीइंग अ रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। वो अगर व्यापार पे भी प्रतिबंध लगा रही ना तो भी वो वैलिड माने गए हैं। According to section 19, trade union agreement cannot be declared void merely because they restrict trade। मतलब वो ट्रेड को रोक रहे हैं इस कारण वो जो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो void नहीं होंगे। However, civil court cannot enforce agreements regarding, civil court इसको enforce नहीं करा सकता है regarding employment condition के बारे में। Who has the right to inspect the accounts book and membership list of a registered trade union? तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की जो मेंबरशिप की लिस्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको कौन देख सकता है, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? तो ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, है ना। तो ट्रेड यूनियन के कोई भी जो पदाधिकारी है या उसके सदस्य ये देख सकते हैं। सेक्शन 20 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट gives, ये सेक्शन 20 में बोला गया है, gives the office bearer and members of a trade union the right to inspect accounts book and membership list at time specified in union rules। जो रूल्स दिए उसके अकॉर्डिंग ही वो चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट व्हाट मिनिमम एज कैन पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए? तो कम से कम 15 वर्ष चाहिए। As per section 21, a person who is at least 15-year-old can become a member of registered trade union and enjoy all membership rights unless the trade union rules state otherwise। Can a minor member of trade union execute legal documents on behalf of the union? तो यूनियन के बिहाफ पे क्या माइनर जो मेंबर है वो एग्जीक्यूट कर सकता है क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंट? तो हाँ, कर सकता है वो। सेक्शन 21 बोलता है कि a minor who is at least 15 year old can execute legal documents and perform necessary transaction related to trade union activities। trade union activities के related वो कर सकता है। What protection does the section 17 provides to trade union member? तो section 17 में उनको जो इसके members है उनको क्या प्रोटेक्शन दी गई है? तो उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का जो चार्ज है उससे प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन 17 में, है ना। तो सेक्शन 17 में प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी चार्जेस, मतलब आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों से सुरक्षा दी जाती है इसमें। व्हाट डज सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 स्टेट अबाउट सिविल सूट अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन? तो उनको यहाँ इम्यूनिटी दी गई है कि उनके विरुद्ध सिविल सूट फाइल नहीं होगा, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। अगर ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस में अगर कोई भी एक्ट किया गया है
तो वो उनके मतलब उन सिविल सूट फाइल नहीं किया जाएगा। What is the minimum proportion of office bearer in registered trade union that must be engaged in the industry related to the union? बोला गया कि जो ऑफिस बियरर है ट्रेड यूनियन के वो कम से मतलब कितना मिनिमम कितना प्रपोर्शन ऐसा है होना चाहिए जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो काम है, ठीक है, उससे उसमें एंगेज रहे। तो किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के न्यूनतम कितने प्रतिशत पदाधिकारी उसी उद्योग से संबंधित होने चाहिए जिससे वो ट्रेड यूनियन जुड़ी है। मतलब जिस ट्रेड यूनियन बनाई गई है तो वो उसी उद्योग से, जिस उद्योग के लिए वो बनाई गई है उसी उद्योग से कम कितने प्रतिशत उसके ऑफिस बियरर होना चाहिए। तो कम से कम हाफ, 1/2 जो है वो ऑफिस बियरर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ office bearer of registered trade union must be personal actually engaged or employed in the industry with the which the trade union is concerned. However, the appropriate government may exempt certain trade union from the requirement by a special general order. तो 22 क्या बोलती है कि किसी भी जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसको कम से कम 50% उसके जो ऑफिस बियरर हैं वो उसी उद्योग से जुड़े होना चाहिए जिस उद्योग से वो ट्रेड यूनियन रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट क्या है स्पेशल या किसी ऑर्डर के थ्रू इसको एग्जम्पशन दे सकती है। हाउ कैन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन चेंज इट्स नेम? उसका नाम कैसे बदल सकती है? तो यहाँ पे अगर ट्रेड यूनियन का नाम एक बार अप्रूव हो गया, वो चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा? तो बाय द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3, तो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, वो जो ट्रेड यूनियन है उसके टोटल मेंबर्स का 2/3 मेंबर्स की कंसेंट के द्वारा इसका नाम बदला जा सकता है। एज पर सेक्शन 23, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में चेंज इट्स नेम only with the consent of at least 2/3 of the members. Additionally, the change of the name must comply with the section 25, कि section 25 का comply करना होगा, ensuring that it does not resemble any existing trade union। तो ये भी देखना होगा कि already इस नाम से कोई पहले से trade union तो नहीं बना है, उसी मतलब सेम नाम तो नहीं हो रहा है। दैट में कॉज कंफ्यूजन, जिससे क्या कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे नाम का बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, उस कंप्लायंस को पूरा करना होगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर 2 और मोर ट्रेड यूनियन टू अमलगमेट या मर्जर? मतलब अगर 2 ट्रेड यूनियन, 2 या उससे ज़्यादा ट्रेड यूनियन है, अगर उनको मिलाना है, एक साथ करना है, 2 की एक बनाना है ना, अमलगमेट करना है, तो क्या ज़रूरी होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? वोटिंग बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स विथ एटलीस्ट 60% इन फेवर। तो कम से कम आधे सदस्यों का मतदान होना चाहिए और उसमें से 60% का समर्थन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट, फॉर 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू मर्ज एटलीस्ट हाफ 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब 50% लोगों ने वोटिंग की हो, पार्टिसिपेट किया हो वोटिंग में, और उसका भी जो बच्चे हैं उसमें से 60% ने वोट दिया हो फेवर में मर्जर के। द अमलगमेशन कैन टेक प्लेस विथ और विदाउट डिसॉल्विंग और डिवाइडिंग द फंड्स ऑफ मर्जिंग यूनियन, ठीक है। तो मर्जिंग यूनियन जो हुई है उसके फंड को डिवाइड करने या डिसॉल्व करने के भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, है ना। एग्जिस्टिंग में ही जो नया बन के आया है उसी में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। What happen if the proposed name of trade union is identical to an existing one? अब ऐसा है कि ऑलरेडी उस नाम से कोई रजिस्टर्ड है और उसी टाइप का नाम प्रपोज किया गया, तो क्या होगा? तो वो क्या करेगा? रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर देगा उस रजिस्टर। द नेम विल बी रिजेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। Under section 25 subsection 2 of the Trade Union Act, if the proposed name of a trade union is identical to an existing trade union or closely resembles, it is a way to that it in a way that may mislead the public और member। तो इससे क्या होगा? मेंबर या पब्लिक को मिसलीड होगा अगर सेम नाम हो जाएगा। तो रजिस्ट्रार के पास ऑथोरिटी है कि उसको रिजेक्ट कर दे। When does the change of name or amalgamation of trade union take effect? अब नाम चेंज करा है या फिर अमलगमेशन किया तो ये कब इफेक्ट में आएगा? ठीक है, तो जब रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर कर लिया होगा, तो उस दिन से ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार द्वारा जब उसको पंजीकरण कर लिया गया उस तिथि से रजिस्टर माना जाएगा। एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4,
The Trade Union Act, change of name or amalgamation of trade union becomes effective only after it is registered by the registrar in an official register maintained अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंतर्गत जो रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है उसके अंतर्गत अगर वो रजिस्टर कर लिया जाता है तो यहाँ पे वो उस दिन से इफेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इफ इट चेंज इट्स नेम। अब नाम चेंज हो जाता है तो फिर इसके राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या रहते हैं, तो वो ही रहेंगे जो पुराने के थे, ठीक है। द राइट एंड ऑब्लिगेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एज पर सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, if a registered trade union changes its name, it does not affect its rights, obligation and legal proceeding. Any ongoing or new legal proceedings can continue under the new name without any legal defect. बिना लीगल डिफेक्ट के ही वो पूरा नए नाम से वो कंटिन्यू सारी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अफेक्ट देयर राइट्स। अब अमलगमेशन हो गया है तो उसका क्या दोनों के क्या मतलब इफेक्ट होगा, तो द राइट ऑफ द ट्रेड यूनियंस रिमेन इन इफेक्ट, मतलब जैसे पहले थे उनके राइट्स वगैरह वैसे ही रहेंगे। Section 26 subsection 2 of the Trade Union Act, the amalgamation of 2 or more registered trade union does not prejudice the right of any trade union or any creditor associated with them. Who must sign the dissolution notice to a trade union? अब कौन साइन करेगा ट्रेड यूनियन का अगर डिसोल्यूशन करना है, खत्म करना है, विघटन करना है, तो यहाँ पे 7 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी ये रिजोल्यूशन को साइन करेंगे, तब जाके इसका डिसोल्यूशन हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।